पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। दरअसल जैसे जैसे आम सभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, हिमाचल से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हर आम सभा चुनाव के वक्त ऐसी सियासी सरगर्मी आमतौर पर देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार कुछ खास नज़ारा नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, दरअसल एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि जून से उनकी तीसरी बार की सरकार केंद्र में काम करती नजर आएगी, वहीं विरोधी दलों का गठजोड़ यानी इंडिया गठबंधन इस बात का दावा करते नहीं थक रहा है कि इस बार चुनाव परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है। इन दावों के बीच लगातार सियासत में साम दाम दंड भेद की नीति का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए ना, एक एक कर किस तरह से गैर भाजपाई राज्य सरकारों में उलटफेर का दिलचस्प खेल जारी है। उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर परचम लहरा दिया। समाजवादी पार्टी के कुनबे में ऐसा सेंध लगा जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। यूपी से इतर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दरअसल मेरा ये मानना है कि एक तरफ बीजेपी की सोची समझी रणनीति और दूसरी तरफ विरोधी दलों की ओर से जारी अंतर्कलह आम सभा चुनाव को काफी दिलचस्प बना रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए पिछले चुनाव परिणाम से भी बेहतर 400 पार का नारा मोदी की गारंटी के साथ हासिल करने में जुटी है। वही विरोधी दल अपने कुनबे को संभाले नहीं संभाल पा रहा है। मार्च का महीना देश में चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। अभी तो वक्त के साथ हलचल और तेज होने की उम्मीद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आम सभा चुनाव को लेकर उत्पन्न हो रहे सूरत हाल का हम आज की चर्चा से आकलन करने की कोशिश करेंगे। इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे एक बेहतरीन पैनल। तो निश्चित तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलेंगे देखा आपने किस तरह से जश्न का माहौल है बीजेपी में। यूपी में राज्यसभा चुनाव हुआ, 8 सीटों पर कमल खिल गया। समाजवादी पार्टी के साथ आर पार की लड़ाई का नज़ारा देखने को मिल रहा था इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को नहीं जिता पाई। लंबा सियासी खेल चला, काफ़ी कुछ संकेत दे गया कि आखिर आम सभा चुनाव के पहले क्या कुछ सियासी मिजाज रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की ही बात छोड़ दीजिए, हिमाचल में क्या कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हिमाचल में भी किस तरह से सरकार असहज महसूस कर रही है। राज्यसभा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान कर दिया, उसके बाद से हिमाचल सरकार भी डावाडोल स्थिति में चल रही है। बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश की ही नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि हिमाचल से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम अभी सियासी दांव पेच देखने को मिलेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार उनकी ही सरकार बनेगी, वो भी प्रचंड बहुमत से। 400 पार का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने तो ये भी कह दिया है कि जून में उनके तीसरे टर्म की सरकार कामकाज संभालेगी। यानी कुल मिलाकर एक तरफ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फुल कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भगदड़ मची हुई है। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच अगर कहा जाए तो लोकसभा का चुनाव एक दिलचस्प मुकाम पर पहुंचता नजर आ रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि मार्च में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद का जो खेल होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इन दिनों सियासत में एक शब्द काफ़ी प्रचलित हो गया है कि खेला हो गया या खेला होने वाला है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से चला यह शब्द
अब पूरे देश की सियासत में गूंज रहा है। काफ़ी कुछ होना है, जोड़ तोड़ जोर आजमाइश सब कुछ हो रहा है। पार्टी के नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। हो सकता है कि बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी के खेमे में आए, समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के खेमे में जाएं। इसके अलावा पूरे देश की बात की जाए तो कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके हिमाचल सरकार का क्या हश्र हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो कहा जा सकता है कि फुल कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति। इन सब के बीच क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में ये देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ कि आखिर देश की सियासत का क्या मिजाज रहने वाला है, जनता को किसका साथ मिलेगा, कौन किस करवट बैठेगा, क्या कुछ होने वाला है आने दिनों में सियासत में। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष रखेंगे। चंचल यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। ये प्रवक्ता आरएलडी की बात कर ली जाए, रजनीकांत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र जी। निश्चित तौर पर आपका भी स्वागत है शैलेंद्र। सुभाषपा का पक्ष रखने के लिए सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी से भी हम स्पेशल कमेंट निश्चित तौर पर लेंगे कि देश का मिजाज आखिर किस ओर जा रहा है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम सुनील त्रिपाठी जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में इनकी बेहतर पकड़ है, अनुभव है। सुनील जी, राज्यसभा का जो चुनाव परिणाम आया और सियासी दलों में जो एक दूसरे के खेमे में जाने का खेला हुआ, वो क्या कुछ संकेत दे रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहरहाल उनसे संपर्क साधने की कोशिश होगी। सबसे पहले हम चल लेते हैं आशीष जी, आप तो विजयी हो गए भाई। देखिए संजय जी, चुनाव राज्यसभा का था, हो गया। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट्स हैं वो राज्यसभा पहुंचने का काम करेंगे, तो हम पहुंचे हैं, प्रचंड जीत के साथ पहुंचे हैं। और इसी तरह आगामी आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी इसी तरह प्रचंड जीत के साथ में हम दोबारा से केंद्र की शासन में वापस लौटेंगे। और ये सपोर्ट जो है वो अभी तो विधायकों का सपोर्ट था इस राज्यसभा वाले चुनाव में, लेकिन आने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें जनता का प्यार हमको लगातार मिल रहा है। और इसी के लिए हमने जो पिछले 10 सालों में इस देश के लिए देश की जनता के लिए काम करा है उसको लेकर हम अपनी यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो अब 2024 के इलेक्शन का इंतज़ार है और फिर देखते हैं कि क्या होता है। भाई, समाजवादी पार्टी का भी पक्ष ले लें। चंचल जी, तीसरे उम्मीदवार को आप नहीं जिता पाए, आपके पार्टी में बहुत बड़ा खेला हो गया भाई। देखिए, खेला तो नहीं कह सकते संजय जी। एक बात ज़रूर है कि कम से कम ऐसे लोग जो है खुद ब खुद उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना एक और संगठन बना लेना चाहिए, भारतीय अनैतिक पार्टी। कम से कम कुछ जो है जो इनकी जो है संगठन बना करके उसमें जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ लेंगे। कम से कम इधर जो है भारतीय जनता पार्टी को एक पैरेलल संगठन चला रहे हैं लगातार पूरे देश में, आपने देखा होगा। जितने भी लोगों का नाम लेते हैं ये लोग, उनको ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, आपने देखा होगा अभी आदर्श उम्मीदवार राज्यसभा गए हैं, आदर्श सोसाइटी घोटाला वाले। प्रधानमंत्री बोला करते थे इनके फडणवीस साहब, ना जाने कितनी वीडियो आपने भी चलाई होगी। तो इनके यहाँ नैतिकता नाम कोई चीज बची नहीं है। और प्रधानमंत्री थे माना जाए ना, मैं बताऊं और क्या, आप सोचिए अगर उनकी अंतरात्मा की अगर आवाज इतनी ही जागृत है तो अपनी आत्मा की आवाज को सुन करके एक बार रिजाइन कर दें, आ जाए दारा सिंह चौहान की तरह मैदान में एक बार फिर से, अभी मालूम हो जाएगा क्या औकात उनकी है।
है कारण क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारे नेताजी का दिल बहुत बड़ा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, संजय सर, इतना दिल बड़ा है कि उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया है, और समाजवादी पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है, लेकिन जो सम्मान उनको मिला मनोज पांडे जी को, चाहे वो अभय सिंह रहे हों, चाहे वो और भी 2 लोग हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन समाज के पीडीए के साथ उन्होंने गद्दारी करी है, क्योंकि पीडीए की जो है वोट पे वो जीत के विधानसभा गए हैं। अगर उनके अंदर इतनी अंतरात्मा की उनकी आवाज है, तो कम से कम अपनी आत्मा की सुने, और एक बार हिम्मत है तो जैसे दारा सिंह चौहान ने रिजाइन किया था और उसका हस्त्र आपने देखा था घोसी की जनता ने उन्हें। लेकिन चंचल, एक सवाल मेरे जहन में आता है। हाँ, बताइए। 8 विधायकों की बात की जाए तो उसमें से हम लोग देख रहे थे 4 विधायक संभवतः आपके पीडीए के भी थे जो गैर हाजिर रहे, चाहे वो गायत्री प्रजापति जी की पत्नी का मामला हो, आशुतोष मौर्य का मामला हो। नहीं, 5 लोग ये लोग, हाँ, सुनिए, देखिए 5 लोग थे, उसमें जो गैर हाजिर लोग थे, मैंने बताया कि वो लोग जो है, जिन लोगों ने, मैंने, अब देखिए आज के समय में कारण क्या है, देखिए बीजेपी के लोग एन केन प्रकरण, शासन से, सत्ता से थैला है, न जाने क्या क्या चीजें लोग दे रहे हैं। अब तो आपके पास खुद ही बहुत तेज खबर है, चूंकि आप लोग बड़े पत्रकार हैं, जानकारी तो आपको तक आ ही जाती है, सूत्र आपके पास जानकारी होगी, कितने बड़े बड़े पैकेट की बात हुई है, कितने बड़े बड़े पैकेज पे लोग गए हैं, और उनकी आत्मा कितने में बिकी है, वो भी आप लोगों को जानकारी होगी। मैं अपने मुंह से नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन निश्चित तौर से जान लीजिए कि अगर हिम्मत है, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है, नैतिकता अगर है, तो वो रिजाइन करके जाए, जनता के बीच उनकी औकात मालूम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे देश में देखिए, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग संविधान बचाने के लिए खड़े हैं, एक तरफ संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। आप पूरे देश में अगर बीजेपी को उठा के देखें तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की संख्या में विधायकों की तोड़फोड़ हुई है। नहीं, मैं मेरा सवाल पूरे देश में, चंचल, मेरा सवाल पहले चरण में सिर्फ ये है कि ये क्या संकेत दे रहा है? क्या आपके लिए आने वाले दिनों में और खतरा है अभी? नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा हो गया, समय पे इनका चेहरा उजागर हो गया। अभी लोकसभा तक ये रहते तो हमारा नुकसान करते। ये तो प्रभु का कुछ ऐसी माया है, और बीजेपी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो 7 सीट इनके पास थी, अगर नैतिकता की बात करते तो कम से कम 7 सीट पे लड़ते चुनाव। ठीक है, ये खुद जाकर के जो है सेधमारी करने का काम किया। और पहले रजनीकांत जी को ले लेते। रजनीकांत जी, इसका जवाब आप तो भैया, आप तो, हाँ, लेंगे 2 मिनट का जवाब था, आशीष लेंगे। पहले रजनीकांत जी को ले ले, मुझको याद है आपसे जवाब लेना है। रजनीकांत जी, आपके लिए तो भैया सुकून रहा, धड़कनें तो आपकी भी तेज थी, लेकिन आपके सारे विधायक एकजुट रहे। नहीं, देखिए, मेरी कोई धड़कनें तेज नहीं थी। हम जानते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और हैंडपंप के सिंबल से चुनाव लड़के आया, तो वो हमारा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं जाएगा कि उसकी वो विचारधारा थी, और उसको जीत इसीलिए मिली थी कि वो हैंडपंप से लड़ा था, और उनको मालूम है कि हमारा कहाँ रहना उचित है, क्या है। उसमें आपने जो एक कयास लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने हमें कुछ कैंडिडेट 2 लड़ा दिए थे मेरे सिंबल पे, वो चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको उसी विचार, वो हैंडपंप पे ही लड़ना चाहते थे, और इसीलिए हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। हमारे विधायक अंत, शुरू से लेके अंत तक हमारे नेता के साथ। लेकिन चर्चाएं तो थी। नहीं, चर्चाएं तो सूत्रों के माध्यम से तो किया जा रहा था, भीतर खाने में हम लोगों को जानकारी हो रही थी। हाँ, दावा तो बहुत कुछ किया जा रहा था। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो चीजें अभी हमारे भाई ने बोला, चंचल भाई ने, कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं जी। समाजवादी पार्टी में एक चीजें बहुत खराब हैं। आप टिकट देंगे, प्रत्याशी देंगे। आप देखिए, 17 सीटें कांग्रेस को, 17 परिवार के लोगों को, आप देख लीजिए, गिन लीजिए, 17 सीटें कांग्रेस को दिया इन्होंने, और 17 अपने ही परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं। हाँ। तो जिसको अपना राजनीतिक स्थिरता नहीं, भविष्य समझ में आएगा, इसी तरह की हरकत करते हैं लोग। लेकिन रजनीकांत जी, मुझको वो दिन भी याद है कि भाई जब डिम्पल यादव को अखिलेश जी ने कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे, भाई उतारू हो गए थे। नहीं, देखिए, तो कार्यकर्ता ही जब चाहता है। एक मिनट मैं बताऊं आपको, ये सारी चीजें भावनात्मक चीजें हैं, और ये चीजें होती हैं, लेकिन राजनीति में देश हित में भावनात्मक चीजों से डिसीजन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। जो सही चीजें हैं उस पर डिसीजन होना चाहिए। जैसे हमारे साथी बैठे हैं, और हमारा अखिलेश जी के साथ मैंने बहुत संबंधों का एकदम प्रगाढ़ता से निभाया, लेकिन हमें सीटें दिया, 7 सीटें दिया,
4 प्रत्याशी का नाम दे दिया। हरेंद्र मलिक को वहीं से मेरे नेता के खिलाफ खड़े करके वहीं से ट्वीट कर रहे हैं। क्या जयंत चौधरी के इक्विवेलेंट नेता खड़ा करना चाहते हैं हमारे क्षेत्र में? ये बातें नहीं ठीक है। ये और चंचल जी से हम ये जवाब लेंगे। एक मिनट चंचल जी पहले चरण में पहले सुभाष जी को और मुझे लगा कि इसीलिए ये जो घटनाएं घटी हैं उसका कारण यही रहा। सुभाष जी को भी पहले जोड़ लेते हैं, फिर तो गर्मा गर्म बहस होगा आगे। सुभाष जी भाई, आप तो कोसते रहे समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी आपके ही यहाँ सेंध लगा दी। रजनीकांत जी तो बचा ले गए अपना कुनबा। अलग अलग होती है, हम लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद किसी से भी हमारे नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि डिबेट के अंदर थोड़ा सा आक्रामक सब लोग हो जाते हैं। लेकिन रही बात सेंध लगाने की, तो मैं समझता हूं कि सेंध वगैरह कुछ भी नहीं है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने स्पष्ट एनडीए के लोगों को बोल दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोल दिया था कि हमारे जो 6 विधायक हैं उसके अंदर एक विधायक जो है अब्बास अंसारी जी। संजय सर, आवाज डबल सुनाई आवाज आ रही है। सुभाष जी की आवाज ठीक की जाए भाई। जी बोलिए। सुभाष जी आवाज आ रही है? ठीक है, सुभाष जी को लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, उसको ठीक किया जाए। शैलेंद्र भाई, आप रेस में नहीं थे, लेकिन जो खेला हुआ उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, इतनी देर में सभी वक्ताओं ने बोला, आपने भी बात अच्छी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के विषय पे। राजनीति व्यवसाय नहीं है। आज की तारीख में कल के एपिसोड से और पीछे के सारे एपिसोडों को देखते हुए, सारे जो है राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, एक चीज ये साफ तय हो चुकी है कि अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। देखिए, आप एक बात समझिए, सूर है, वीर है और ईमान विहीन है तो कौड़ी तीन है। जिन लोगों ने अपना ईमान बेच करके दूसरे दलों को वोट कर करके चीजें रखी हैं आज की तारीख में, अगर आप वास्तविकता में जनता के प्रति ईमानदार होते, अपनी आत्मीयता के प्रति ईमान होते, आपका आत्मसम्मान अगर जिंदा होता, तो आप आज की तारीख में डिफर वोट ना करते। देखिए, कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ वोट किया। आपने हिमाचल पर सवाल खड़ा किया, हिमाचल में लगातार इस तरह की चीजें आई सामने, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। आखिरी में किस्मत की बात है और वहां पर लेकिन शैलेंद्र, सियासत में ऐसे कई नजीर हम लोगों ने देखे हैं। इस बार तुम्हारी बारी, इस बार मेरी बारी। जो सत्ता में रहता है इस तरह का खेल करता है भाई। एक वक्त आपका भी रहा है। आप बात समझिए, सत्ता का चरित्र ये नहीं हुआ करता था। हम तो ये जानते हैं, हम तो उस भारतीय जनता पार्टी को सुनते चले आ रहे हैं जो कहती थी कि आई एम पार्टी विद द डिफरेंट। तो डिफरेंट यही है कि आज जितने भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी झोली में है। यही डिफरेंट है। आशीष जी भाई, जवाब दीजिए चंचल और अलग बात है, चंचल जी का और शैलेंद्र जी का। बिल्कुल। देखिए संजय भाई, मैं चंचल भाई से शुरू करता हूँ। चंचल भाई ने पहला अपना वाक्य बोला कि हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लोगों का चेहरा सामने आ गया और लोकसभा के पहले आ गया। तो मैं बताऊं कि अभी तो ये फर्स्ट टाइम है लोकसभा में। अभी आपके पास ऐसे और मौके मिलेंगे जब आपकी पार्टी छोड़ के लोग दूसरी पार्टियों में जाएंगे, तब आपको ईश्वर दूसरा मौका फिर देगा, क्योंकि ये पहला और अंतिम मौका नहीं है। और इसके पीछे आप अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं उनको समझने की कोशिश करिए कि हमारे साथ हमारे विधायकों ने ऐसा क्यों किया। और मुझे आपत्ति है, एक चंचल भाई ने एक शब्द औकात का करा, उन्होंने कहा कि मनोज पांडे की औकात। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाषा की मर्यादा अगर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे किसी का भी विधायक हो वो, लेकिन किसी विधायक माननीय के खिलाफ अब औकात जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि हम खुद अपनी औकात पहले देखें, उसके बाद हम किसी माननीय के ऊपर करें। क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक है, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि नहीं, ये वो विधायक हैं
जो पार्टी ने इनकी गरिमा बढ़ाई, पार्टी ने इनकी गरिमा नहीं बढ़ाई, इन्होंने पार्टी की गरिमा बढ़ाई। संजय भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2017 में जो जीते हुए विधायक थे या 2022 में जो जीते हुए विधायक थे, क्या समाजवादी पार्टी के पास जितने 108 विधायक हैं, क्या 108 विधायक ही इन्होंने मैदान में उतारे थे? ऐसा तो नहीं है। इन्होंने तो इससे कहीं ज्यादा विधायक उतारे थे। ये वो विधायक हैं जो जनता का विश्वास जीतकर आपके पार्टी के उसमें जीतकर आए। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये विधायकों का अपना एक अस्तित्व है। वरना ऐसे अगर आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का सिंबल जीत रहा होता तो वे सारे विधायक जीतते, लेकिन ये विधायक आए हैं तो आपको इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के अलावा इनका खुद का भी अस्तित्व है, तभी ये जीत कर आए। दूसरी बात चंचल भाई ने कही कि पैकेज बटे। देखिए, ये डिबेट पर इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। पैकेज बटे, आप यहां पर बैठकर कुछ भी किसी के लिए कह दीजिए। अगर बटे हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है कि ये पैकेज बटे हैं, तो मैं यहां इसी डिबेट से कह रहा हूं, हजारों लाखों लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे, आप चले जाइए कल न्यायालय, वहां पर इसकी एक शिकायत करिए जाकर। लेकिन यहां हल्कापन की बात मत करिए कि बटे हैं, आप कुछ भी, आप हार गए तो फिर बटे हैं। ठीक, इसके अलावा ये नैतिकता की अभी बात बता रहे थे, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 7 प्रत्याशी जीतने के वोट थे, उन्होंने 8वां क्यों खड़ा करा? आप बता दीजिए, आप कितने नैतिक हैं? क्या आपके पास 3 सदस्य जिताने के वोट थे? आपके पास भी नहीं थे। क्यों थे भाई? क्यों, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों कर रहे, क्यों थे? कांग्रेस ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि भाई आपने व्यापारिक बना दिया। अरे फिर वही बात, आप एक चीज बताइए, आप एक चीज, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए आपके, सुन लीजिए, आप ऐसा है ना, मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास भी पूरे वोट नहीं थे, चूंकि कुछ विधायक आपके जेल में थे। आप राष्ट्रीय लोक दल के जो 4 विधायक हैं उनके लिए आ रहे हैं। हाँ। आपने उनके लिए, आप अभी कल परसों की बयान है, बहुत पुरानी बात नहीं है, आप बता दीजिए, आप सुभाषपा के विधायकों के ऊपर अपना आप दावा कर रहे थे, आप राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों के ऊपर अपना दावा कर रहे थे। जब आप इन लोगों के ऊपर दावा कर रहे थे तब आपकी कौन दावा कर रहा था? क्यों नहीं आप कर रहे थे? कौन दावा कर रहा था? क्या बात कर रहे हैं आप? 4, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 4 विधायक, मैं आपको, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस कयास लगाए जा रहे थे। आप जो भी आप हल्की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री रैलियों में घूम मेरी बात सुन लीजिए, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, वो हल्की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मीडिया द्वारा कयास लगाए जा रहे थे पैकेज के, वो हल्की बात आपको हो गई। चलिए, तो भाई मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, ठीक है चंचल जी, कई लोग आपके नेता दावा कर रहे थे कि भाई कई विधायक संपर्क में, अगर देखिए संजय भाई, अगर राजनीति में दावेदारी खत्म हो जाएगी तो सुन लीजिए संजय भाई, पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस बात को संजय भाई, अगर ये डिबेट डेकोरम में होनी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी भी पैनलिस्ट को बोलने नहीं दूंगा, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं। कोई भी कुछ होगा, ये पूरा डिबेट आपकी ऐसी चलेगी। चंचल जी, वो दावा तो हमने देख लिया समाजवादियों का, 3 से 2 रह गए, वो दावा हमने वहां खाली कर दिया। मैं कहाँ परेशान हूँ? परेशान मैं नहीं परेशान हूँ, परेशान समाजवादी पार्टी जब हार जाती है तो ये पैकेज बताने लगती है, जब ये हार जाती है तो नैतिकता बताने लगती है, जब ये हार जाती है तो दूसरी बातें करने लगती है। तो ये परेशान भारतीय जनता पार्टी नहीं है, परेशान भारतीय जनता पार्टी से आप लोग हो। ठीक है, हम लोग परेशान। सुभाष जी, आपको आवाज मिल गई मेरी? अगर मैं अपनी बात अगर पूरी करने के बीच में इंटरप्ट होऊंगा तो मैं सबको करूंगा संजय भाई। नहीं, आशीष पहले एक मिनट सुभाष जी को जोड़, आप आवाज नहीं आ पाई, ले लीजिए, फिर आपके पास आते हैं, एक-एक करके बात रखेंगे, हाँ तब अच्छा रहेगा ना, समय पे सब लोग। सुभाष जी भाई, आप अपनी बात पूरी करें, उस समय तकनीकी कारणों से आपसे संपर्क नहीं हो पाया था। हाँ, जैसे मैं ये बोल रहा था कि लोग जितने भी यहाँ लोग प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई हैं, यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियां अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। जहाँ तक राज्यसभा चुनाव की बात चल रही है, उसके परिणामों की बात चल रही है, आपने जो सवाल पूछा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओमप्रकाश राजभर जी पहले भी ये बात कहते आए थे कि पश्चिम के अंदर एक विकेट गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कि चौधरी चरण जी के रूप में हमारे पास हेनरी चंद्र को और मजबूत साथी मिला है, औपचारिक ऐलान बाकी है, औपचारिक ऐलान भी जल्द हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओमप्रकाश जी ये भी बोला था कि समाजवादी पार्टी के अंदर राज्यसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, जब वोटिंग होगी, तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी टूट होने वाली है।
इसका अंदेशा जो हमारे लोगों को पहले था। तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये नेतृत्व का अभाव है? इसको चंचल भैया अगर डिफेंस करें तो करें, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके नेता है, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार ये नैतिकता की बात कर रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को 8 वोटों की जरूरत थी, उसने अपना 8वां प्रत्याशी कैसे उतार दिया? ठीक उसी प्रकार समाजवादी पार्टी को 3 वोटों की जरूरत थी, उसने अपना 3रा प्रत्याशी कैसे उतार दिया? जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल रहे थे, वही समीकरण समाजवादी पार्टी के दिमाग में चल रहे थे। मैनेजमेंट करने के अंदर एनडीए के जितने भी घटक दल थे सफल हो गए, आप फेल हो गए और ठीकरा फोड़ने लग गए कि साम दाम दंड भेद अपनाया गया। भैया आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पे कांग्रेसी जो विधायक थे उनको कौन सा लॉलीपॉप दिया गया, उनको कौन सा डराया गया, उनको क्या धमकाया गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया? तो असल बात यह है कि सर कि जब भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है तो ये रटा रटाया बयान देते हैं, ईवीएम में गड़बड़ थी, प्रशासन का हेरफेर था, दबाव दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। ये सफल कांग्रेस का रटा रटाया वाक्य है। ठीक है, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। सुभाष इसका हमारे एक विधायक की सर रही बात, हमारे एक विधायक थी, हमारे 5 विधायक थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में अवगत करा दिया था कि 4 वोटों की गारंटी हम पूरी ले रहे हैं, 5वें प्रत्याशी से हम पूरी बात कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि वो वोट कर दे। इसके बारे में हमने हमारे एनडीए के जो भी शीर्ष नेतृत्व थे उनको अवगत करा दिया था। इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। जगदीश नारायण जी के ऊपर जो संदेह था उसके बारे में पहले से हम लोगों ने अवगत कराया। शायद समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया था। देखिए उस पर नहीं जाना है उसके अंदर, क्योंकि हमारे आरएलडी के बड़े भाई ने बोल भी दिया ना कि समाजवादी पार्टी सीटें तो दे देती है, सीटों के साथ साथ अपना प्रत्याशी भी दे देती है। वो हमारा प्रत्याशी है, वो पार्टी के भीतर का खेल हमें पता है। शैलेंद्र को जरा जोड़ लेते हैं। शैलेंद्र भाई, आपका आरोप बेजा है, आप अंतरकलह से खुद जूझ रहे हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमारा तो अब कोई आरोप माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के मसले में, वहां पर फैसला भी आया, लेकिन क्या उसको जेल भेजा गया? नहीं भेजा गया। हमारे आरोप को तो अब वैसे ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्था हो गई है कि जितनी भी चीजें हैं उनका मापदंड केवल चुनावी जीत है। चुनावी जीत है तो चुनावी जीत में आप कहीं खड़ा खाएंगे तो हम एक हाशिए पे हैं। तो जब चुनावी जीत में हम मतलब इनके हिसाब से जो चुनावी जीत पे आएगा वो अनैतिक कार्य कर सकता है, उसको उसका लाइसेंस मिल जाता है, उसके लिए उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके लिए उसको सम्मानित किया जाता है, उसके लिए उसको पदस्थ किया जाता है, उसके लिए उसको उच्च पदस्थ किया जाता है, उच्च कोटि का सम्मान दिया जाता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो नैतिकता के आधार पर बात करता है, शुचिता की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, हमारे साथी यहाँ भी बैठे हुए हैं, बहुत अजीज बैठे तिवारी, जिन्होंने बात कही कि कोर्ट जाइए, क्या कर लेंगे कोर्ट जाकर के? मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, और जिस कलम से न्याय होना है वो चाहे बिकी है, क्या करेंगे कोर्ट जाकर के? क्या कर लेंगे? अरे भाई, तो आपके काल में भी तो मायावती और मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या कुछ हुआ था भाई? कहाँ छुपा हुआ है भाई? ये तो राजनीति का नियम है, साम दाम दंड भेद। नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो नहीं, राजनीति का नियम है कि साम दाम दंड भेद, लेकिन दंड भेद आप भी लगातार तलवार लटकाते रहे, सब निकाल लीजिए। बीएसपी सुप्रीमो और सपा दंड सुप्रीमो। लीजिए आप किसी को बताते हो कि ये भ्रष्टाचारी है, उसके बाद उसका दंड क्या है कि भाजपा में शामिल हो, पदस्थ पहुंच जाओ, वो दंड है, ये दंड है उसका। क्या समाज को आप दे रहे हो? सही बात है, लेकिन हिमाचल में तो आपके विधायक आपकी सरकार से ही नाराज थे ना, ये तो सबके सामने आ चुका है। क्या हुआ? टॉस, राजन भैया, हिमाचल में टॉस से जीता गया। अब टॉस किसी के किस्मत कोई थोड़ी ले लेगा, किस्मत तो कोई किसी के लिए नहीं होता है, टॉस हुआ है ना वहां पे, बात समझिए। और उसके बाद सरकार ने वहां हाउस ट्रेडिंग की। अभी हमारे तिवारी जी कहेंगे उसका प्रूफ लेके आइए, और जिसका हम प्रूफ लेके आ रहे हैं उस पर क्या कर दे रही सरकार? कुछ नहीं कर रही है। हाँ तो भाई, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच ही तो रहता है। चलिए आशीष जी जवाब दीजिए भाई। मेरे पहले जवाब हाँ, चंचल जी पहले आप भी आरोप लगा लीजिए, फिर देखिए जवाब लेते हैं। मैं बताऊं, अभी हमारे साथी जो है नैतिकता की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं नैतिकता कहां चलेगी चंडीगढ़ चुनाव में? आप बताओ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो है संज्ञान लेना पड़ा और क्या क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्या क्या बयान दिया, कितनी शर्म की बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है।
आप समझिए, अभी बात कर रहे थे आप औकात की बात कर रहे थे, मैंने इतनी सी बात कही कि अगर आपके अंदर आप अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे तो आप जाइए जनता के बीच में। जैसे आदरणीय दारा सिंह चौहान ने कम से कम, उन्होंने पीडीए समाज के थे, उन्होंने कम से कम हिम्मत करके उन्होंने रिजाइन किया और जनता के बीच में गए तो उनको मालूम चला। बिल्कुल, हाँ। मैंने ये बात कही और आप उस बात को जो है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम क्या है ये पता है, इस जो है क्या करते हैं, इनका झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गुमराह किया जाए जनता को। जैसे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े प्राचीरों से झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी सदन में झूठ बोलते हैं, 86 में 56 की बात करते हैं और आज तक टेबल नहीं कर पाए। वो पूछा गया बताओ 86 में 56 क्या है, आज तक नहीं बोल पाए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, बार बार बोलो जो बोलते रहो। दूसरी बात, अरे भाई चंचल, एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ, मनोज पांडे तो शायद इसीलिए गए हैं कि लोकसभा चुनाव का वो प्रत्याशी भी होंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस के कोटे में चला गया, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलनी थी। मैं कह तो रहा हूं बीजेपी के लोग सियासतदान दें, को ये अधिकार तो है कि अपने मैं हित तो का कह रहा हूं वो बीजेपी के संरक्षण लोग करें। दें, स्वागत है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आप अभी हमारे सुभाष भाई लॉलीपॉप की बात कर रहे थे, सौदा ही तो किया, लॉलीपॉप सुन लीजिए, सौदा ही तो किया, सामने आया ना। ये सौदे की बात हो रही है, सुनिए लॉलीपॉप की बात हो रही थी, व्यापारी तो है ये। सुभाष भाई ने लॉलीपॉप की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं, जो लॉलीपॉप शैलेंद्र, ऑलरेडी बेहतर विकल्प मिलेगा तो आप भी सोचोगे। नहीं संजय सर, मेरी बात हो जानी कंप्लीट। आपने देखा होगा जिस तरीके सुभाष भाई लॉलीपॉप की बात कही थी, अभी बीजेपी के लॉलीपॉप की बात कर रहे थे, जो लॉलीपॉप ऑलरेडी राजभर जी को मिला था, पिछले 8 महीने से बेचारे झेल रहे हैं। अब उनको स्टूल भी नहीं मिलना बैठने के लिए। मंत्री की बात छोड़ दो आप, यही लॉलीपॉप आदरणीय मनोज पांडे जी, आदरणीय अभय सिंह जी, आदरणीय जो हमारे साथी लोग गए हैं वहां पे, मैं तो कहता हूं उन्हें सम्मान मिले, लेकिन जो सम्मान समाजवादी पार्टी मिला है वहां कतई नहीं मिलने वाला है। सुभाष जी इस बात को जानते हैं और आदरणीय राजभर जी के मन के अंदर पीड़ा भी है, कई बार वो बोल देते हैं मीडिया में, क्योंकि साफ दिल के आदमी है। अब तो और मामला फंसा मैं बता रहा हूं, नजर आ रहा है, काफी साफ दिल के आदमी है, वो बोल भी देते हैं, मन से दिल से बोल भी देते हैं, वो कहते भी हैं कि, और आप अभी बोल रहे थे ईवीएम की बात, सब ईवीएम की बात 2022 में खड़े होकर मंच बोला करते थे आदरणीय राजभर जी, और कहते थे कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे दो हैं, कौन कौन, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, और कहते थे मुख्यमंत्री जी को वहां भेज दूंगा जहां घंटा बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां भेजने की बात करते थे। आज नैतिकता की बात हो रही है, आज औकात की बात, न जाने क्या क्या बातें हो रही, गुमराह करने की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि अगर आपके अंदर नैतिकता थी, हमको 1 वोट 2 वोट अगर कम पड़ता, आपके पास तो 9-10 वोट कम पड़ रहे थे, तो आप तो न जाने कितने गठबंधन जोड़ रहे थे। ठीक है। लेकिन आप सोचिए, हमारे पास कांग्रेस का गठबंधन था, हमारा घटक दल है साथ में, हमको उनसे उम्मीद थी, उन्होंने साथ भी दिया हमारा, तो हम क्यों नहीं आप प्रत्याशी खड़ा करते। लेकिन आप तो सरेआम सेधमारी कर रहे हो, वो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आशीष जवाब दीजिए भाई। देखिए संजय भाई, बहुत अच्छी बातें हमारे सपा प्रवक्ता भाई ने करी, लेकिन जब ये ओम प्रकाश राजभर जी की बात याद दिलाते हैं तो इनको अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी भरी सभा में यह बोला कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ी धोखेबाज पार्टी नहीं है, तब इनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है। ठीक यही कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर अखिलेश जी के लिए क्या क्या उन्होंने नए शब्दों का प्रयोग करा, तब इनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ दूसरों का याद रखते हैं कि दूसरे ने क्या कहा, अपना जो कर रहे हैं उस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। ठीक है, जवाब देता हूं आपको। अब यार भाई, आप बोलिए, मैं भी लगा ही था, मैं चाहता आप लगे हाथ करते हो, आशीष बोले लगे हाथ में हमारा भी फ्लो भी चेंज हो जाता है, नहीं करना चाहिए आपको। हाँ बोलिए। अभी इन्होंने बता दिया, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बता दीजिए आप यहाँ पर चंडीगढ़ वाले जवाब आप ये बताइए कि चंडीगढ़ वाले में मैं आपको बहुत सीधा सा जवाब दे देता हूँ। आप ये बताइए कि वो जो घटना करी थी वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य था, वो कौन था? अनिल मसीह कौन है? भारतीय जनता पार्टी सदस्य था वो? कौन है वो? देखिए ना वो, अरे कौन है भाई, आप जानते ही नहीं, जुड़ा हुआ वर्कर है वो। फिर वही बात, आप जानते नहीं है, जुड़ा हुआ वर्कर नहीं है आपको, जब आपको पता ही नहीं है, अधूरा ज्ञान। अरे सुन लीजिए, अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। था ना भाई। हाँ ठीक है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक। आपको ज्ञान था, नहीं पढ़ा लिखा था, नहीं संजय भाई ने बता दिया, वो कर्मचारी था, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक, वो वहां की सरकार का कर्मचारी था और वहां पर वो चुनाव अधिकारी था उस समय। ठीक है, उसके ऊपर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी करा
उसको होना चाहिए, जो गलत उसने करा तो उसके ऊपर वो करना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप लथेड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्या उसको खड़े होके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उसके बगल में अगर कोई पदाधिकारी खड़े होके वो कट्टम काट खेल रहा हुआ तो आप बता दीजिए। ठीक, नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको तो पता भी नहीं था। अब आप नया जवाब लेकर आओगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, मैंने चंडीगढ़ पे बता दिया। और जो वहां पर जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, तो हम लोग तो कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। आपकी तरीके थोड़ी है जो कोर्ट को नहीं मानते। हम तो मानने वाले लोग हैं, हमने माना। और वो मैं फिर कह रहा हूं, आज आपकी लाइव से यहाँ डिबेट से कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति ऐसे पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आशीष एक सवाल तो उठता है भाई, वो अधिकारी था ठीक है, हाँ। लेकिन जो मेयर बने थे महाशय, उनको तो ये समझना चाहिए था कि भाई हम कैसे मेयर बन सकते हैं। देखिए ऐसा है, अब कोई घोषित कर दे कि संजय राजन मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रदेश के, तो मैं मान लूंगा। नहीं, संजय राजन जी अगर चुनावी प्रक्रिया के दौर में अगर वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ये कहा जाएगा कि आपके हक में इतने वोट आए, संजय राजन जी अगर चुनाव में खड़े होते हैं और अगर उनको वहां पर ये कहा जाता है कि नहीं आप यहां पर वोट जीत गए हैं, तो अब जीते हैं नहीं जीते हैं जो भी है निर्णय, वो निर्णय वहां माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसी वहां पर कोई घटना हुई जो कि दुखद है, तो उस घटना का संज्ञान लिया गया और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप लाने का काम करते हो, आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, और ये वही फटाफट ट्वीट आ गया था। अरे भाई आप सुन लीजिए ये, और उसके ऊपर संजय भाई चुनाव प्रक्रिया के ऊपर कौन उठा कौन रहा है उंगली? वही लोग जो बूथ कैप्चरिंग करा करते थे। ठीक है, इतिहास पूरा लदा पड़ा है बूथ कैप्चरिंग से। वो बीजेपी का नहीं, समाजवादी पार्टी का। आप जाके गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि चंचल भाई आपको मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम चीजें पता रहती हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, आपको पता नहीं रहता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रजनीकांत जी को जरा जोड़ ले, बहुत देर से बैठे हुए। रजनीकांत जी भाई, आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भी। भाई राजनीति में नैतिकता की बात तो होती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जिसकी सत्ता उसका खेल। यह कोई नई बात नहीं है संभवतः मेरे ख्याल से। आप लोगों की तमाम बड़े बड़े फैसले लिए हैं वक्त के हिसाब से, एक नया फैसला भी आपने ले लिया है जी। देखिए, राजनीति जैसे आपने कहा कि संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कुछ कारण तो बनता है, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता है। अब घटक दल अगर आपसे अलग हो रहे हैं तो ये आत्ममंथन का विषय है। अगर इसको समाजवादी पार्टी या चंचल भाई नहीं मानते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य क्या बात होगा। मैं तो आशा करूंगा कि इस पर आत्ममंथन करें, और संभवतः यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे जोड़ तोड़ हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितने दिन लग गए गठबंधन होने में समाजवादी पार्टी से, कितना टाइम लग गया? कारण क्या है? अति उत्साहित होकर सीटों पर कोई बात न करना। अगर हम आपके साथ आए हैं तो हमको भी कुछ चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ, कि हम वहां पे वो रामायण गाने के लिए चल रहे हैं तो हम मंदिर पकड़ लेंगे, रामायण गाना होगा तो मंदिर पकड़ लेंगे। इसी को भीतर खाने की डील करते हैं। हाँ? आप नहीं, हमें सीटें चाहिए ना, हमें लड़ने के लिए प्रत्याशी चाहिए, हमें सीटें चाहिए, हमारे अपने प्रत्याशी होने चाहिए। क्या अगर हम आपके प्रत्याशियों को लड़ाते रहेंगे तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे लड़ने वाले लोग कहाँ जाएंगे? साथ तो मिल ही जाएंगे। हम उनको कहाँ जवाब दे पाएंगे? नहीं, मिल जाएंगे। एक मिनट आप देखिए, आप इंटरफेयर ना करिए। 7 सीटें नहीं, हमें 4 सीटें मिले, हमें 4 सीटें मिले, लेकिन 4 मेरे प्रत्याशी होंगे। सुनिए आप, चंचल भाई आपने छेड़ दिया, बिला वजह की बात छेड़ दी। मैं आपको बड़ा सम्मान से सोचना चाह रहा था। सुनिए, आपने अगर मुझे 4 सीटें मिलेंगी तो मेरे प्रत्याशी लड़ेंगे, भाजपा के नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप कौन होते हैं? मुझे भाजपा इसी बात को तो झेलिए। आप देखिए, और हमें सुनिए, हमारा एक विधायक भाई साहब 250 वोट से हारा था। हमें इन्होंने टिकट नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ाने दिया विधानसभा में। जो 17 में सिर्फ 250 वोट से चुनाव हारा था, इन्होंने मुझे उस सीट पे चुनाव नहीं लड़ने दिया। और इन्होंने जिस कैंडिडेट को देकर मुझे चुनाव लड़ाया, हम तो उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने आत्ममंथन किया कि मैं चौधरी चरण सिंह का सिपाही, अजीत सिंह का वफादार और जयंत चौधरी का वफादार, और उनके सिंबल पर चुनाव जीता हूं। और हमारे 9 के 9 विधायक ने, जिसको जयंत जी ने कहा, उनको वोट दिया। सुनिए,
इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार कहा ना कि 17 सीटें कांग्रेस को और 17 सीटें सिर्फ अपने परिवार को, बाकी लोग कहां। तो ये दूरदर्शिता जिसको दिखाई देगी ना, वो जरूर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। इस पर जो है आपको आत्ममंथन करना चाहिए। आपके सहयोगी आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आपको आत्ममंथन करिए ना। हम तो 2019 से लेके आपके साथ पड़े रहे, राजभर जी चले गए, बहुत लोग चले गए, हम तो नहीं गए थे। लेकिन मथुरा सीट पर आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, मां मालिनी जी कह रही हैं कि हम लड़ेंगे तो सिर्फ यहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनकी आंखों में आंसू था। वो सारी बातें देखिए, अभी बहुत कुछ बचा वो सारी नहीं, वो सारी अच्छा, बातें ऐलान कब होना है भाई? देखिए मैं आपको बता दूं, 4 में आने का ऐलान कब होना है? नहीं, मैं 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे प्रदेश सरकार में भी 2 मंत्री होने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे एक विधान परिषद भी मिलने जा रहा है और समय आने पर मुझे एक राज्यसभा भी मिलेगा। मैं आपको अभी आपके चैनल पे बोल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डील है। मैं यही कह रहा था ना, हाँ, कि भाई आने वाले दिनों में और इनके साथ प्रत्याशी नहीं, मामला ठीक चल रहा है। एनडीए को लेकर के कब ऐलान हो रहा है? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी आपको उसका भी समय आ जाएगा। आपके साथ डिबेट बैठूंगा, बताऊंगा। आपके कई लोग हमसे पूछ चुके हैं कि भाई क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है, असमंजस है थोड़ा नहीं, बहुत, आपके सूत्र लंबे हैं, पता कर लीजिए। लेकिन एक मैं आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में बता दे रहा हूं उसको भी। ठीक है। हाँ, चंचल से जवाब ले लें। चंचल बोलो भाई। देखिए, पहली बात तो मेरा ख्याल है कि रजनीकांत जी बड़े वरिष्ठ हैं और सम्मानी भी हैं, लेकिन बीजेपी कुछ असर आ गया झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला। इन्होंने कहा 17 प्रत्याशी परिवार घोषित कर दिए। पीडीए के प्रत्याशी हैं, शायद अब परिवार बोल रहे हैं उसको, शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बताऊं, पीडीए के हैं, उसमें 6 वर्मा हैं, 3 यादव हैं, 2 पाल हैं, 2 निषाद समाज से हैं, करेंगे 2 मौर्य समाज से। सुन लीजिए ना, सुनिए। क्या करेंगे मनोज पांडे? जानते हैं हमको टिकट नहीं देंगे, क्या करेंगे मनोज पांडे? अब लीजिए, काहे पड़े रहेंगे? मैंने बताया भी कि गुमराह, मैंने कहा गंभीर मुद्दा है। मैंने बोला ना कि शायद जो है बीजेपी का असर है झूठ बोलने वाला, तो कुछ असर आएगा। दूसरी बात, आप अभी जो मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, 2-2 मंत्री उत्तर प्रदेश में, हमारे राजभर साहब भी अब तक बेचारे 7 महीने हो गए मंत्री बन चुके हैं। वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं, नहीं, वो भी इंतजार बेचारे कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी बनाए, हम लोग कह भी रहे हैं जल्दी बनाएं, नहीं तो इधर चले आएंगे बेचारे, वो कहीं के निकल ही लेंगे नहीं तो वो। मैं कहना चाहता हूं ये कि स्पष्ट तौर से देखिए, रजनीकांत जी, स्वागत आपका है और मैं बधाई देता हूं पहले एडवांस में। लेकिन बीजेपी के लोग लॉलीपॉप पकड़ा करके, और सबसे बड़े झांसेबाज लोग हैं, इसलिए सतर्क रहिए। और हम लोग तो 7 सीट दे रहे थे, आप बता रहे कि 3 सीट हमारे पास। 3 सीट दे दिया। नहीं, सुन लीजिए, आप 4 तो प्रत्याशी दे रहे थे। अभी आपकी बातों में, आप अपनी बातों में आप कंफ्यूज हैं। आपने कहा कि हमने प्रत्याशी आपको दे दिए थे, 9 विधायक आपके हो गए, 9 के 9 आपने जिता लिए और 9 जो है आपको, नहीं सुनिए, 9 के 9 आपको वोट दे भी दिए, वो आपके हो गए। नहीं सुनिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी थे, एक तरफ कह रहे हैं उनके थे, तो पहली बात कंफ्यूजन है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आप जो ही बता रहे हैं कि 2 मंत्री घोषणा कर दिए, राज्यसभा भी घोषणा कर दिए, विधान परिषद घोषणा कर दिया आपने, ये ठीक है। मैं तो आपको कह रहा हूं, बेचारे हमारे राजभर जी भी 7-8 डेट ले चुके हैं। 7-8 डेट आ चुकी है। संजय जी, आप जान ही रहे होंगे, मेरा ख्याल है आप लोग बड़े पत्रकार लोग हैं, तो आपको जानकारी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कम से कम कि भाई मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको डेट पे डेट ना मिले, आपको जल्दी मंत्री बनाया जाए। नहीं तो फिर सुभाष से भी जवाब लेते हैं। भैया, कब तक ओम प्रकाश जी को बनाएंगे मंत्री? चंचल जी बहुत, हाँ, चंचल जी बहुत कुछ बोल रहे हैं उम्मीद और संभावनाओं को लेकर के। देखिए, राजनीति संभावना का खेल, राजनीति के अंदर संभावनाएं बनी रहती, संभावनाएं और संबंध हमेशा राजनीति के अंदर एक दूसरे के पूरक होते हैं। और एक बार चंचल भाई की मैंने बोला ना कि चंचल भाई के पास किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं, सिर्फ दाएं बाएं झांकने का प्रयास कर रहे हैं और उनका सारा स्टेटमेंट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की 40 जपने के अंदर ही चला जा रहा है। एक बार भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारा नेतृत्व कमजोर है, उस कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे। भाई चंचल जी, नेतृत्व को कुछ समझाइए भाई। नहीं, वही चीज नहीं समझ। मार्च 2018 के अंदर भी राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने जया बच्चन जी को और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने से पहले भीमराव अम्बेडकर जी को राज्यसभा के अंदर भेजा। उस समय भी राजा भैया ने खेल कर दिया, तब इनको समझ नहीं आई। ये वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव जी परिपक्वहीन व्यक्ति है, उनका नेतृत्व बहुत कमजोर है, वो उस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और इनके जितने भी नेतागण हैं, इनके जितने प्रवक्तागण हैं, ये उस चीज को स्वीकार न करते हुए
सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की चालीसा जपते रहते हैं। और ये हमको बयानों का जिक्र करा रहे थे। चंचल भैया, बयानों पे तो आप मत ही जाइए, क्योंकि अगर बयानों का जिक्र होगा चंचल। ना, तो आप शायद भूल गए कि मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर अखिलेश विखले चिरकुट नेता ऐसा भाषा का स्तर गिर गया था। सुभाष भाई, जब लक्ष्य देश बचाने का हो, जब लक्ष्य देश बचाने का हो तो सारी चीजों को गौड़ जाती है। सबसे पहले एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन चंचल एक चीज तो मानेंगे सुभाष जी, एक मिनट। चंचल जी, ये तो मानेंगे ना कि बड़े लक्ष्य के साथ बड़ी सोच भी रखनी पड़ती है। बड़ी सोच है। मनोज पांडे विधानसभा के मुख्य सचेतक, जिनके ऊपर मतदान की जिम्मेवारी थी, आप ये समझ ही नहीं पाए कि मतदान के दिन ही वो इस्तीफा देने वाले हैं? तो इसमें कहीं नेतृत्व के ऊपर तो सवाल खड़ा होगा ना। आप मुझे बताइए ना, अब बता समाजवादियों को बस यही काम है, लाठी ले खड़े रहे चौखट पे। नहीं, लेकिन इसकी सूचना तो होनी चाहिए। मैं देख रहा था कि अखबारों में बयान छप रहा है मनोज पांडे जी का कि सारे विधायक 10 बजे समाजवादी पार्टी पहुंचेंगे, वहां से हम वोटिंग के लिए जाएंगे। सम्मान था पूरा। अब जब उनकी अंतरात्मा बह गई तो क्या करें हम? वाह, इस अंतरात्मा को लेकर आप मुझे शिवपाल जी का भी बयान मुझे याद आता है। अंतरात्मा कहाँ रही? अंतर खात्मा हो गया, सौदेबाजी हो गई। अभी आपके सामने बात हुई ना, आपने कहा ये भी सौदेबाजी करने, आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोग सौदेबाजी करने राजा भैया के यहाँ गए थे, फोटो आई थी उनकी, वो सौदेबाजी नहीं थी, अपना गढ़ बचाना ये है, सौदेबाजी नहीं थी। राजा भाई सौदेबाजी की बात हम क्यों करें भाई? राजनीति में हर कोई इस तरह का तालमेल बनाता है। राजा भैया के यहाँ वो फोटो सब वहाँ पे छपी थी, हर कोई संभावनाएं तलाशता है भाई। अरे ये कैसी बात है? ये राजनीति है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के बैनर तले विधायक आप हो, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते हो, पार्टी के साथ हो। अभी जैसे आप रजनीकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई अगर विधायक हमारे सिंबल जीता है, अडिग रहा, हम लोग भी सम्मान उनको दिए। इससे बड़ा सम्मान क्या मिल सकता था विपक्ष में रहने के बाद? लेकिन आप बताइए, लेकिन जानकारी नहीं होना ये बहुत बड़ा फेल्योर है ना। कोई फेल्योर नहीं है। देखिए, मैंने बताया हमारे नेता का दिल बड़ा है। सुनिए, नेता का दिल बड़ा है और सोच बड़ी है। और मैं बता दूं कि बहुत सही जो लोग थे, ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग थे, वो चले गए। और बता दें, और आने वाले समय में बात जरूर नोट कर लीजिएगा, आप चैनल के माध्यम से बड़ी मजबूत कर सकता हूं, जितने लोग गए दोबारा सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, देख लीजिएगा, उसी क्षेत्र से नहीं जा पाएंगे विधानसभा के लिए। ये तो देख लीजिएगा, आशीष जवाब दीजिए। ये तो वक्त बताएगा। और मैं बताऊं, ये सोच और दिल की बात कर रहे हैं। अब वो लोग क्यों गए हैं उसके पीछे भी पीडीए, चूंकि ये पीडीए का नाम लेते हैं, पीडीए के लिए काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज बताइए, इनके जो विधायक हैं वो भाई पीडीए के अलावा भी उनका खुद का भी कुछ दिल है, उनकी अपनी खुद की भी कोई आस्था है। आप राम मंदिर का विरोध करते हो, आप कहते हो जब 22 तारीख को, जब मैं बता रहा हूं ना, सुन लो आप, झूठ बोलने वाली बात है, चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हो आप। अभी मैं कौन विरोध किया मंदिर का? मैं बता रहा हूं, कौन विरोध किया मंदिर बता का? दूं मैं बता दूं, बीजेपी की तरह धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले बता लोग नहीं है। अब मैं बता दूं, ये सुनने नहीं देंगे, गलत बात है ये दर्शकों को सुनने। तो मैं बता रहा हूँ, गलत सिद्ध करिए। कौन कर रहा था? आप मुझे गलत सिद्ध करिए। अरे भाई, गलत सिद्ध करिए, गलत सिद्ध करिए। आपने गोली चलवाई, रुक जाइए, अभी हम बता रहे हैं राम विरोधी आप कैसे। अरे हम बता रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लो ना, सुन लो, हमने बनाया अध्यक्ष, अभी आप सुन लो जरा। आप एक चीज बताइए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, इन लोगों के पास निमंत्रण भेजा गया, इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने क्या? अरे भाई सुन लो, देश की प्रथम राष्ट्रपति आप, अच्छा आप ये सुनते क्यों नहीं है संजय भाई? इनको प्रॉब्लम क्या है? इतना अधीर क्यों है? आपसे जवाब ले लेंगे, आपसे जवाब दिए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आदरणीय अमित शाह जी क्यों नहीं गए? अभी ये जब जवाब दूंगा तो आप फिर बीच में बोलने लगोगे। ये झूठ बोलने वाली बात है। तो आप शांत रहो, तो मैं बताऊं। चंचल भाई, हम लोग समाजवादियों की तरीके, हम लोग भैया बताइएगा, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। एक एक करके बोलेंगे, अब मुझे बताइए ना। अरे बताऊंगा जब सुनोगे। अरे भाई, तो झूठ जब मैं बोलने लगता हूं तो आप अधीर हो जाते हो। बनी रहे, एक एक करके, एक एक करके। बताइए अमित शाह जी क्यों नहीं आए? विरोधी है क्या राम मंदिर? चंचल अभी जवाब ले लेंगे, पहले आशीष को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। और आप 2-4 मिनट का रहेगा। नहीं, आशीष बोलिए। कोई भाई, ये डिबेट का डेकोरम नहीं है। चंचल एक एक करके बोलेंगे तो जनता को समझ मत जवाब देना। लीजिए, जाओ। अरे जवाब ही देने के लिए मैं बैठा हूँ भैया। यहाँ मैं गुट्टे खेलने थोड़ी आया हूँ। आशीष, देखिए, आप अपनी बात बोलते हो, जब कोई जवाब बताओ ना। ये लो, फिर बोलिए। आप अपनी बात बोलते हो, कोई जवाब देता है तो उसमें बीच में आप चंचल सुनिए संजय भाई, ये एक एक करके जनता को समझ में नहीं आएगा। हाँ आशीष, मैं
यहाँ बोल रहा हूँ, ये बीच में बोलने लगते नहीं, हैं। आशीष बोलिए, हाँ बोलिए। ये ठीक बात नहीं, इनको थोड़ा सा सिखा नहीं, चंचल, डिबेट चंचल आराम से। आशीष आपकी बात सुनते हैं। अरे भाई बोलो यार, जवाब तो दे नहीं पा रहे। नहीं, मैं कैसे बोलूं यार, आप बताओ, आप इतना बोलते हो। नहीं, ठीक है, बोलिए। ये तरीका थोड़ी होता है, वक्त निकलता जा रहा है। आशीष अपनी बात रखें। हाँ, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, ठीक है। अखिलेश यादव जी का निमंत्रण भेजा जाता है, ठीक, मना कर देते हैं, क्या कहते हैं, ये मोदी का इवेंट है, ये मोदी का इवेंट है। चलो मान लिया वो मोदी जी का इवेंट है, जबकि था नहीं, चूंकि ट्रस्ट के द्वारा सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी चूंकि आप राम विरोधी हो तो आपको एक तरीका, मौका चाहिए था कि हम कुछ बोल लें, तो आपने वहां मोदी जी का इवेंट बता दिया। चलिए हम आपकी बात स्वीकार करें। 11 फरवरी को सदन में माननीय सतीश महाना जी ने कहा कि सदन के सारे विधायक राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तब तो मोदी इवेंट नहीं था, तब आपके विधायक क्यों नहीं गए? आपके विधायकों को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोकने का काम करा। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण करना था वोटों का। भाई आप एक चीज बताओ, मैं सुबह शाम राम जी के लिए घंटी हिलाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, हमारी श्रद्धा है। नहीं, मैं आपके दिखाने का विषय मैं ये देखिए फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पता है, ये समाजवादी चंचल जी, एक मिनट, ये समाजवादी हैं, नहीं, ये आपको बोलने नहीं देंगे, चूंकि ये खुद झूठ बोलते हैं, एक करके ये खुद झूठ बोलने का काम करते हैं। और जब इनका झूठ की आप परतें उतारते हो तो ये आपको बीच में इंटरप्ट करते, क्योंकि इनके झूठ का भांडा ना फोड़ हो पाए, तो ये सुनने नहीं देते, ये बाएं बीच में बोलते। चलिए जल्दी, हाँ ठीक है ना। अब आप बात समझिए, आप 11 फरवरी को आपने विधायकों को अपना क्यों रोक दिया? उस दिन तो मोदी इवेंट नहीं था, आपने इसलिए भाई शैलेंद्र जी के विधायक तो गए थे दर्शन करने। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, समाजवादी का मैं 4 चेहरा चरित्र बताने का काम कर रहा हूं कि इनके जो विधायक है वो उस दिन नहीं गए। अब ये बताइए, मनोज पांडे जी रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, 4 बजे उठ के घंटी हिलाते हैं, और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर उनको कहते हैं कि आप सुनिए, आप मंदिर नहीं जाएंगे। हम इनके उमाशंकर जी ने पत्र लिखकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं राम मंदिर, जाने की आज्ञा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि आप राम विरोधी मानसिकता से त्रस्त हो। आपने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम करा था, वहां से आपका काम चला, तमाम आरोपों का। हाँ। तो ये जो सोच और ये बड़े दिल की बात है, जब आप अपने विधायकों को इस तरीके से बंधन में रखने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो कहीं तो निकलेंगे। और मैं एक बड़ी बात और आपसे कह दूं, 8 नहीं, हम 9 प्रत्याशी भी खड़े करते ना, तो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार हमारे संपर्क में थे, और वो ये कह रहे थे कि आप अपना नवा प्रत्याशी खड़ा करो, हम वोट देके आपको जिताएंगे। क्योंकि इस पार्टी के अंदर हम घुट रहे हैं, इस पार्टी के अंदर, क्योंकि जब 2022 में हम यहाँ चुनाव जीत कर आए थे, तब हमको ये नहीं बताया गया था कि नहीं, आपको पीडीए के लिए काम करना है, हमारा नया नारा जो होगा वो पीडीए होगा। तब पीडीए हमको नहीं बताया गया था। हमारी अपनी प्रतिष्ठा, हमारी अपनी गरिमा थी, हम जिन चीजों पर जीत कर आए थे, आज हमको चीजें थोपी जा रही हैं यहाँ पर। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर विधायकों का ये दुख है, और वो दुख को उन्होंने इस माध्यम से निकाला। तो उसको ये ठीक है जब आप तो पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी मुझे। आशीष, अब चंचल का सुन लेते हैं, फिर शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। पहली बात तो इन्होंने बताया कि 22 तारीख को जाने की बात की, इन्होंने निमंत्रण की बात की, निमंत्रण एक्सेप्ट किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि हम आएंगे दर्शन करने के लिए। दर्शन किसी के कहने पे कोई दर्शन नहीं कर सकता है, जब भगवान बुलाते हैं दर्शन आदमी करने जाता है। अरे वो तो स्पीकर साहब ने दिया था ना भाई निमंत्रण। 11 फरवरी वाली बात आ गई। दूसरी बात पे माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि दर्शन करने की बात है, भाई ठीक है, सबका अपना आस्था, अपना पर्सनल विषय है, आस्था दिखावे का विषय नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं। 108 विधायक में एक आदमी का भी आस्था नहीं जागी, कैसी बात कर रहे हो आप? सुनिए, इनके 108 विधायक में एक विधायक की आस्था नहीं जागी, और ये कितना बड़ा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और सुन लीजिए, आपने कहा कि राम बुलाएंगे तो जाएंगे, तो सुन लीजिए, ये जो 8 विधायक है ना, इनको राम ने बुला लिया है। राम मंदिर पे हम नहीं जाएंगे भाई, राम मंदिर मनोज पांडे जी को राम ने बुला लिया,
वो दर्शन करने चले गए, आपके विधायक नहीं जा पा रहे हैं। आशीष चंचल जी, अब सुन लीजिए मेरी बात। आशीष चंचल जी, ठीक है 108 विधायक राम में- भक्ति पे नहीं जाए, उस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। संजय भाई, 108 विधायक में किसी एक विधायक की आस्था नहीं जाती। शैलेंद्र, अब बता ठीक है, दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। कैसी बात कर, क्या दिखावा? ठीक है। ये सदन में बोला गया था, सदन में बोला अच्छा गया ठीक था। है, आप लोग दोनों सदन में शांत बोला रहे, गया था। जरा शैलेंद्र को जोड़ राम लें। विरोधी हो, आप राम विरोधी है, ये पार्टी हमने पिछड़ों के लिए कितनी योजना चल रही है। ये राजनीति की दिशा और दशा थोड़ी तय करेगा भाई। आपकी 4 बार की सरकार में आपने पिछड़ों के लिए आशीष कितना कर आशीष दिया? आशीष जी, आप शांत आपकी 4 रहिए। बार की सरकार में आपने SC OBC आशीष आशीष आवाज बंद करवानी पड़ेगी आप दोनों की, नहीं तो ठीक है ठीक है ठीक क्या बात है, कर शांत रहे रहिए, हो? एक मिनट शांत रहिए। शैलेंद्र को जरा जोड़ लें। संजय भाई, शैलेंद्र- 4 बार की सरकार में इन्होंने दलितों शैलेंद्र, के लिए, पिछड़ों के लिए कितना भाई क्या बीजेपी किया? एक काम बीजेपी बताओ, का दावा है। एक काम कर रहे हो, हमारी योजनाएं, अरे आवाज क्या बात डाउन कर रहे करना हैं? पड़ेगा, इतनी आवाज डाउन योजना- करना पड़ेगा। आपको ज्ञान नहीं है, ये योजनाएं मैं गिना रहा हूँ। क्या बेच दे रहे हो? चंचल जी, आशीष जी, मुझे बताओ रेलवे ठीक है ठीक है, रुक रेलवे जाइए। का हाल क्या कर दिया? क्या बात कर अरे रहे हो? एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरी बात तो मान लो ना। शैलेंद्र तिवारी जी, आशीष जी का भाई भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 9वां प्रत्याशी भी उतरता तो समाजवादी पार्टी में बड़ा भगदड़ मच जाता। आप कहते हो कि साहब ने ये खरीद फरोख्त करते हैं। 43 प्रत्याशी लड़ेंगे, 400 जीतेंगे। दावा में कोई रोक पाएगा? कोई किसी को रोक सकता है क्या दावा करने से? दावा करना किसी का भी हक है। आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, पूरे देश का नौजवान बेरोजगार है, पूरे देश की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। अर्थव्यवस्था के नाम पर डॉलर कहाँ पहुंच गया है पूरा देश देख रहा है, सही बात है। सब जानते हैं। उसमें तिवारी जी कोई लाग लपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना कुछ कर लें। और देखिए, कुछ भी कह लीजिए, आज की तारीख में नोटबंदी के मामले में कौन फेल, पूरा देश जानता है। कह लीजिए, रोजगार ना दे पाने के मामले में कौन फेल, देश जानता है। कुछ भी कह लीजिए, आज की तारीख में जुमला कौन बताता है। कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं जो हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। पार्टी विद द डिफरेंट, जो मैंने पहली लाइन में कहा था, आपको याद होगा, हम जिस पार्टी को देखते आ रहे हैं मुरली मनोहर अडवाणी की, उस इसमें नैतिकता थी, जिसमें शिष्टाचार था। आज उस पार्टी में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, इसके संरक्षक कौन? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। भाई ये चलिए, लोग अच्छा है, आज की लेकिन तारीख में भ्रष्टाचार के संरक्षक बन चुके हैं। 2 सीटें- कुल मिलाकर शैलेंद्र के जी- किस मुंह से कौन सी बात कर रहे हैं? 9 लड़ाएंगे, 10 लड़ाएंगे, 11 लड़ाएंगे। बोल रही है ये उत्तर प्रदेश में, जिनके शैलेंद्र 2 जी- विधायक हैं, जिनकी कभी पूरी सुन तो लो, सत्ता हुआ करती हमें मालूम है थी। क्या बताओ ले हो। तो ये वक्त- 2 हमें पता है क्या विधायक बताओ वाले लो। लोग अनाचार आप विधायक अत्याचार लेके बता कंधे रहे खा हैं। लो, राजा है, बताओ। जिस बहुत कम समय है, अनाचार संक्षेप में अत्याचार अपनी बात का रखें। जवाब इस प्रदेश की जनता ने दे के इनको 2 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। वो आज अनाचार अत्याचार बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को हाथ लिया जिस जनता ने, उसको ये बेरोजगार बता रहे हैं, उसको अनाचार बता रहे हैं, अत्याचार बता रहे हैं। चलिए, और चलिए, सुकन्या वक्त- देवी के बलात्कार के आरोपी कहाँ तक बात ठीक है, राहुल आशीष गांधी के आशीष प्रवक्ता शैलेंद्र हैं। ऐसे तो चंचल आप भी जी, 2 सीटों पे रजनीकांत जी, बताइए। सुभाष चंद्र जी, वक्त समाप्त हो गया है। जाहिर सी बात है, चर्चा काफ़ी गर्मा गर्म रहा। इसमें अभी बहुत कुछ बदलाव आएंगे आने वाले दिनों में। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि जब भी सियासत की बात होती है और आम सभा चुनाव की सरगर्मी तेज होगी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन बनाम NDA किस मोड़ पर पहुंचता है, कौन विजयी हासिल होता है। लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि सियासत में साम दाम दंड भेद का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।
सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।